नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। दो लाख करोड़ पहुंचा प्रदेश का बजट। विकास को गति देने 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पास। राष्ट्रीय पेंशनर दिवस पर सम्मेलन में वयोवृद्ध पेंशनर सम्मानित। सरकार को देंगे मांगों का प्रस्ताव। ठंड और मेंटेनेंस कार्यों से यात्री ट्रेनें रिकॉर्ड समय लेट। लंबी दूरी की 1 दर्जन ट्रेनों ने किया बेदम। और रिश्वत लेते सब इंजीनियर के सहायक को एसीबी ने पकड़ा। बोधरी नगर पालिका में मचा हड़कंप। तो ये थी सुर्खियां, अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार का 35,000 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। मुख्य बजट के साथ मिलाकर अब राज्य का कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। शीतकालीन सत्र के दौरान इस बजट पर सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में पूंजीगत और राजस्व व्यय के जरिए विकास कार्यों को गति देने का प्रावधान किया गया है। चर्चा के बाद सदन में अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप तैयार छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 विजन को साकार करने की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुपूरक बजट में कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना, किसानों को मुफ्त बिजली, बिना ब्याज कृषि ऋण और फसल बीमा योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना में भी अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है, जिससे प्रदेश की लाखों महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास, पुलिस आधुनिकीकरण, ग्रामीण एवं नगरीय विकास से जुड़े कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। 42,000 करोड़ की लगभग देनदारी पिछली सरकार अलग अलग संस्थानों में छोड़कर गई थी, चाहे वो मार्कफेड हो, चाहे नागरिक आपूर्ति निगम हो, चाहे रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, चाहे अलग अलग योजनाएं हो। तो जब तक मार्कफेड की वित्तीय हालत ठीक नहीं रखेंगे तो धान खरीदी अच्छे तरीके से भुगतान नहीं हो सकता। जब तक नागरिक आपूर्ति निगम की वित्तीय सेहत ठीक नहीं रहेगी, पीडीएस की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल सकती। तो सबसे बड़ा जो मेजर पोर्शन जो इस अनुपूरक बजट में कवर किया गया है, उसके माध्यम से विभिन्न संस्थानों को के वित्तीय हालत को, वित्तीय सेहत को ठीक करने की दृष्टि से किया गया है। कुल मिलाकर यह अनुपूरक बजट छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति देने के साथ ही किसानों, महिलाओं और आम जनता के कल्याण की दिशा में एक अहम और दूरगामी कदम माना जा रहा है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। दूध उत्पादन को बढ़ाने और साहिवाल नस्ल की मूल गायों का संरक्षण करने का काम बैमा नगोई में किया जा रहा है। विशेषज्ञों की एक टीम साहिवाल नस्ल की गायें खरीदने के लिए राजस्थान जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला वेटनरी डॉक्टरों के सम्मेलन के आयोजन पर भी विचार किया जा रहा है। पशु चिकित्सा विभाग की एक टीम शासकीय डेयरी के लिए साहिवाल नस्ल की गाय खरीदने के लिए राजस्थान जा रही है। वहां वे पाकिस्तान बॉर्डर से लगे साहिवाल, श्री गंगानगर और चुरू भी जाएंगे। वे वहां साहिवाल मूल नस्ल की बछिया का चयन करेंगे। उनके रक्त के नमूने लेकर लैब में शुद्धिकरण की जांच भी करेंगे। इसके बाद खरीदी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए एक तकनीकी समिति भी बनाई गई है। देखिए, इस प्रक्षेप का उद्देश्य जो है वो नस्ल का संधारण है, और हमारा जो मूल जो उद्देश्य ये है कि हम शुद्ध से शुद्ध नस्ल को यहाँ पर लाकर उनका प्रजनन कराएं। इस विषय में हमको जो अभी आज की स्थिति में जो हमको जो शुद्धतम नस्ल का जो उपलब्धता है वो हमको उसी क्षेत्र में मिलती है जहाँ से ये ओरिजिन है, जो हम साहिवाल जिला बोलते हैं पाकिस्तान का है। तो उससे लगा हुआ जिला जो है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये एरिया जो है वो वहाँ पे इस नस्ल का जो है संधारण किया जा रहा है और बहुत शुद्धता वहाँ पे हमको मिलती है इस नस्ल की। शासकीय डेयरी का मुख्य कार्य साहिवाल के मूल नस्ल की गायों का संवर्धन और उसे किसानों को देना उद्देश्य है। हाल के कुछ वर्षों में वेटनरी के क्षेत्र में महिला चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है। इस पर भी एक राष्ट्रीय सम्मेलन पर विचार किया जा रहा है। डॉक्टर ज्योत्सना दुबे इसके लिए छत्तीसगढ़ की समन्वयक बनाई गई हैं। पंजाब, हरियाणा के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी महिलाएं डेयरी के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। दूध उत्पादक महिला और डॉक्टर भी महिला हो तो अच्छा संवाद कायम हो सकता है।
लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किले के प्रांगण में यूनेस्को का 20वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र आयोजित हुआ, जहां भारत की सांस्कृतिक झलकियां आकर्षण का केंद्र रही। यहां छत्तीसगढ़ का गेड़ी नृत्य विदेशी मेहमानों को खूब भाया। इस मौके पर दीपावली पर्व को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण घोषणा है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत सांस्कृतिक धरोहर समारोह का आयोजन दिल्ली के लाल किला में 7 दिसंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चला। 180 देशों के डेलीगेट्स ने यहां छत्तीसगढ़ की संस्कृति को करीब से न केवल देखा बल्कि इसके बारे में जानकारी भी ली। छत्तीसगढ़ राज्य की लोकप्रिय सांस्कृतिक संस्था लोक श्रृंगार भारती गेड़ी लोक नृत्य दल को इस प्रदर्शन के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा आमंत्रित किया गया था, जिसमें अनिल गढ़ेवाल के कुशल नेतृत्व में गेड़ी लोक नृत्य दल ने अपनी सफलतापूर्वक भागीदारी निभाई। लाल किला के प्रांगण में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों के कलाकारों ने अपनी लोक संस्कृति से समा बांधा और विदेशी मेहमानों को झूमने पर मजबूर किया। इस समारोह का सबसे प्रमुख विषय यह रहा कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर दीपावली पर्व को यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व और खुशी की बात है। समारोह में गेड़ी लोक नृत्य के प्रदर्शन से विदेशी प्रतिनिधि अभिभूत हो उठे। प्रभावित हुए मेहमान लोक श्रृंगार भारती के निर्देशक अनिल गढ़ेवाल से छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विषय में अधिक जानकारी लेने उत्सुक दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक स्वर। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 14 से 20 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला कार्यालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऊर्जा बचाव की शपथ दिलाई। सभी ने शपथ लेते हुए संकल्प लिया कि वे ऊर्जा का अपव्यय रोकेंगे और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही विद्युत उपकरणों के आवश्यक उपभोग करने और लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे। ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता लाने का सभी ने संकल्प लिया, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित हो सके। ऊर्जा के संरक्षण और बचाव, ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस पर सम्मान समारोह और जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैशलेस चिकित्सा, महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने मांगों का प्रस्ताव शासन को भेजने तैयारी की है। जबरीपारा स्थित कार्यालय भवन में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय पेंशनर दिवस पर हुए आयोजन में 80 की उम्र पार कर चुके पेंशनर सदस्यों का सम्मान किया गया। समारोह के दूसरे चरण में सम्मेलन हुआ, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। प्रमुख रूप से कैशलेस चिकित्सा, महंगाई भत्ता, पेंशनर्स के मौलिक अधिकारों पर विशेषज्ञों की राय ली गई। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष PR यादव ने बताया, आपस में एकजुट होकर समस्याओं पर चर्चा करने विशेष दिवस पर ये आयोजन किया गया है। मांगों का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। हमारे पेंशनों की जो महंगाई भत्ता का मामला है, चिकित्सा का मामला है और साथ ही पेंशनरों के जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा एक प्रमुख मांग रही हमारी। इस सब विषयों पर आज प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री को हम जो है इसको प्रेषित करेंगे और जो यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके माध्यम से भी पहले हमने प्रेषित किया है, लेकिन कोई सकारात्मक अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। चर्चा के दौरान कहा गया, उम्र के बेहद संवेदनशील पड़ाव में पहुंचकर भी
पेंशनरों को अपने अधिकार मांगने पड़ रहे हैं। यह सिस्टम की नाकामी है। बढ़ती महंगाई और भत्ता जस का तस विषय पर बुजुर्ग पेंशनर तीखे हुए। एसोसिएशन ने उनकी समस्याओं से निपटने, सरकार पर दबाव बनाने विश्वास दिलाया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान जल जीवन मिशन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरने के साथ साथ अनुपूरक बजट के लिए आभार जताने का मामला सामने आया है। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने सदन में तीखे सवाल भी उठाए और सरकार के फैसलों की सराहना भी की। शीतकालीन सत्र में धर्मलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन में गंभीर अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने पथरिया और बिल्हा विकासखंड में कई कार्य अधूरे होने के बावजूद करोड़ों रुपए के भुगतान का आरोप लगाया। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठेके दिए जाने की बात कहते हुए पूरे मामले को ईडी स्तर पर जांच की मांग की। जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने जांच समिति के गठन और दोषियों पर सख्त कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इसी दौरान कौशिक ने 35,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा देगा। विशेष रूप से बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान जिले के लिए बड़ी सौगात है। मेरे विधायकी कार्यकाल में मैं ये कह सकता हूँ कि अनुपूरक में सबसे बड़ा बजट है ये, और बजट का आकार हमारा जो बढ़ा है, निश्चित रूप से जो विजन, कमिटमेंट और उसके साथ में जनता से किए हुए वायदे कि जनहित में जो निर्णय लेना, उस निर्णय का क्रियान्वयन करना और इस छत्तीसगढ़ को लोगों को विकास की दृष्टि से आगे पहुंचाना, छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से आगे पहुंचाना, उसमें हमारे सड़क, पुल, पुलिया, खास करके हम जो स्टेट कैपिटल रीजन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में जो छत्तीसगढ़ में लेकर के आए हैं, छत्तीसगढ़ के हमने किसानों को जो कहा कि धान की खरीदी आपको जो करेंगे उसकी भरपाई और धान खरीदी के लिए पैसा महतारी वंदन जो लगातार हम दे रहे हैं, और इसके साथ में हमारे सिंचाई, उसके साथ में हमारे एयरपोर्ट का सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण, जिसमें हमारे बिलासपुर एयरपोर्ट को 150 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है विस्तार करने के लिए। मैं इसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये जो बजट का आकार आया है, जनहितैषी बजट, इस प्रदेश को विकास में ले जाने वाला बजट, विकास को गति देने वाला बजट का मैं स्वागत करता हूं। विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष द्वारा शरीर पर पोस्टर चिपकाकर सदन में प्रवेश करने पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार कार्यवाही स्थगित की। हंगामे के कारण शिक्षा, वित्त, गृह और वन विभागों से जुड़े एक भी प्रश्न नहीं पूछे जा सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रश्नकाल पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के चलते विधानसभा की कार्यवाही बाधित हुई। शरीर पर पोस्टर और तख्तियां चिपकाकर सदन के भीतर पहुंचने पर सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इस तरह शरीर पर पोस्टर चिपकाकर सदन में आना संसदीय मर्यादा और परंपराओं के खिलाफ है। इस आपत्ति पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने संज्ञान लिया और विपक्ष को संसदीय नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इस हंगामे का सबसे बड़ा असर प्रश्नकाल पर पड़ा। पहली बार शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को सदन में प्रश्नों के उत्तर देने थे, लेकिन हंगामे के चलते उन्हें अवसर ही नहीं मिल सका। देश के अलग अलग दिशाओं से बिलासपुर आने वाली कई प्रमुख ट्रेनें बुधवार को बहुत विलंब से पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुपर फास्ट और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों की भी समयबद्धता बिगड़ गई। बिलासपुर पहुंचने वाली हावड़ा समेत अन्य दिशाओं से चलने वाली कई ट्रेनें बहुत ज्यादा विलंब से चल रही। शालीमार ओखा साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगभग 8 घंटे 35 मिनट, हावड़ा पुणे आजाद हिंद 7 घंटे 30 मिनट, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट, मुंबई छत्रपति शिवाजी 5 घंटे 20 मिनट, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हावड़ा दुरंतो 3 घंटे 30 मिनट, हावड़ा CMST दुरंतो एक्सप्रेस 8 घंटे 40 मिनट, लालपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2.5 घंटा,
दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट, टाटा इतवारी एक्सप्रेस 2 घंटा 54 मिनट, पुरी योग नगरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस 8 घंटे 10 मिनट और संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस करीब 40 घंटे 46 मिनट की देरी से बिलासपुर पहुंची। रेलवे सूत्रों के अनुसार हावड़ा झारसुगुड़ा बिलासपुर सेक्शन में भारी रेल ट्रैफिक और मालगाड़ियों की अधिक आवाजाही है, जिससे पैसेंजर ट्रेनों को बार बार सिग्नल पर रोका गया। साथ ही इस रूट पर चल रहे ट्रैक मेंटेनेंस और परिचालन व्यवस्थाओं के चलते कई ट्रेनों की गति सीमित रही, जिसका सीधा असर ट्रेनों की गति पर पड़ा। लंबे समय तक ट्रेनों के स्टेशन पर खड़े रहने से यात्रियों को भोजन, पानी और कनेक्टिंग ट्रेनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं देर रात और सुबह के समय कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता कम रही। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की रफ्तार घटाई गई, जिससे देरी और बढ़ गई। लगातार हो रही ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों में नाराजगी है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के पीपी यार्ड भिलाई में ब्रेक वैन के उन्नयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में उन्नत बीवीसीएम ब्रेक वैन सफलतापूर्वक तैयार कर परिचालन के लिए उपलब्ध कराया गया। रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत आरएसपी कार्यक्रम के तहत यह कार्य किया जा रहा है। योजना के अनुसार आगामी 1 वर्ष में पीपी यार्ड भिलाई में कुल 170 ब्रेक वैन का उन्नयन किया जाएगा। इस वैन में ट्रेन प्रबंधकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एग्रोनॉमिक कुशन युक्त सीटें, आरामदायक फुट रेस्ट, बोतल रखने के होल्डर, वॉकी टॉकी स्टैंड, कोट हुक, ग्रैब हैंडल और यूनिवर्सल चाबी युक्त लॉक की सुविधा भी दी गई है। इस सुविधाओं से ट्रेन प्रबंधकों की थकान कम होगी, कार्य क्षमता और सतर्कता बढ़ेगी। सिम्स बिलासपुर के पैथोलॉजी विभाग में बुधवार को 1 दिवसीय निरंतर चिकित्सा शिक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सिम्स के निश्चेतना विभाग की प्रमुख डॉक्टर मधुमिता मूर्ति थी। कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने सर्वाइकल कैंसर की समय पर पहचान और रोकथाम पर विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने पीएपी टेस्ट, सैंपल कलेक्शन तकनीक, रेडियोलॉजिकल जांच, एचपीवी वैक्सीनेशन और कोलपोस्कोपी की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। कार्यशाला में पूरे देश से लगभग 200 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन भाग लिया। कोनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में चिकित्सक कार्यशाला में शामिल हुए। ये कार्यशाला इसलिए आयोजित की गई है कि पूरे देश में महिलाओं के जो गर्भाशय का कैंसर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर के बाद। इसके बाद जो भी जांच की तकनीक से हमारे जो चिकित्सक हैं, लगभग 72 से 75 के आसपास के चिकित्सक इसमें भाग लिए हैं। ये सभी इसको सीख करके इस प्रदेश की सेवा कर सकेंगे और अर्ली डायग्नोसिस में हमारे लोगों को, हमारे स्वास्थ्य विभाग को बहुत अधिक फायदा पहुंचाएंगे। बैमा नगोई का धान खरीदी पूरी तरह सूना है, जबकि धान खरीदी केंद्रों में खरीफ फसल के धान की बम्पर खरीदी हो रही है। किसान बताते हैं कि अभी खेतों में नमी के कारण किसान अपना धान नहीं काट पा रहे हैं। यहाँ किसानों का धान वर्ष के आखिरी दिनों और जनवरी में आने की उम्मीद है। धान की बम्पर खरीदी के इस सीजन में बेलतरा का कृषि प्रधान गांव बैमा नगोई का केंद्र सूना है। यहाँ दोपहर के समय खरीदी केंद्र में धान बेचने वाले किसान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ इससे पहले खरीदे गए धान के बोरों की छल्लियां लगी हुई है। बताते हैं कि खेतों में नमी के कारण इस अंचल में दिसंबर में कटाई शुरू होती है, इसलिए किसान धान लेकर सहकारी समितियों तक नहीं आ पा रहे हैं। दिसंबर के अंत में और जनवरी महीने में बम्पर धान की आवक होती है, जिसके कारण धान बेचने के लिए टोकन को लेकर यहाँ कोई मारामारी नहीं है। क्षेत्र के किसानों को खूंटा घाट जलाशय से नहर के जरिए सिंचाई के लिए पानी मिलता है। खरीफ के इस सीजन में मोटे किस्म के धान की बम्पर पैदावार हुई है, जिससे किसान खुश बताए जाते हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर पालिका बोदरी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भवन नक्शा पास कराने के बदले रिश्वत ले रहे उप अभियंता के सहायक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित की शिकायत पर एसीबी ने ट्रैप कार्यवाही की और जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने मौके पर दबिश देकर उससे पकड़ लिया। इस मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी भारतीय साहू को भी पूछताछ के लिए एसीबी की टीम ले गई है। कार्यवाही के बाद नगर पालिका कार्यालय में हड़कंप मच गया। एसीबी ने
ने मौके से फाइलें और अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। इस मामले में एक बाबू सहित अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। ये उपाध्याय है जिसका कई बार ट्रांसफर हुआ मगर अपना पैसा दे के ट्रांसफर रुकवा लेते हैं। 6 साल से यहाँ रुके हुए हैं। अभी जुलाई में भी उनका ट्रांसफर हुआ है मल्हार, मगर वहाँ ना जाके अभी भी यहाँ जमे हुए हैं। उन्होंने एक सहायक रखा था बगल में जो उनके पैसे की लेन देन करता था। पूरे सभी स्टाफ के सीएमओ इंजीनियर अध्यक्ष के कमरों में कैमरा लगा हुआ है, सिवाय उस स्टाफ के कमरे में कैमरा नहीं लगाया गया, क्योंकि लेन देन जितना भी अधिकारियों का जो होता था वो सुरेश सिहोरे द्वारा किया जाता था। सीएमओ भारती साहू और इंजीनियर केएन उपाध्याय, मेन केएन उपाध्याय का ये सहायक था, उसके लिए लेन देन करता था। वो जो सीएमओ इंजीनियर दोनों आपस में बांटते थे। इसकी शिकायत हम लोग कई बार किए, मगर देर आए दुरुस्त आए, भगवान ने इनकी सजा दे दी। हम बिलासपुर रेंज में साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों के बीच डिजिटल साक्ष्यों की जांच और संरक्षण को लेकर एक दिवसीय रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की खोज, जब्ती, संरक्षण और साइबर फॉरेंसिक था। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश पर आयोजित इस कार्यशाला में बिलासपुर रेंज के 8 जिलों के विवेचक, राजपत्रित अधिकारी, साइबर रेंज, साइबर थाना और एसीसीयू के अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशाला रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर विक्रांत सिंह ठाकुर ने डिजिटल एविडेंस कलेक्शन, सर्च और सीजर से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में अब हाईटेक साइबर फॉरेंसिक और ऑडियो वीडियो लैब की सुविधा शुरू हो चुकी है, जो मध्य भारत की एकमात्र NABL सर्टिफाइड लैब है। IT एक्ट 2000 की धारा 79 क के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता खत्म हो गई है और FSL रायपुर को साक्ष्य प्रयोगशाला घोषित किया गया है। कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह ने कहा कि आधुनिक दौर में अपराध और अपराधी दोनों डिजिटल हो चुके हैं। ऐसे में विवेचना में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण है, जिसका संकलन और संरक्षण बहुत सावधानी से किया जाना जरूरी है। अपने संबोधन में आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने कहा कि अब मोबाइल, कंप्यूटर, ईमेल, ऑडियो, वीडियो और डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक जांच रायपुर FSL में संभव है। डिजिटल फॉरेंसिक अपराधियों को सजा दिलाने का सबसे बड़ा हथियार है और इसका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों को जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में अन्य पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश भी दिया। बाइट, यह कार्यशाला साइबर अपराधों की प्रभावी जांच और डिजिटल साक्ष्यों के बेहतर उपयोग की दिशा में पुलिस विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी पहल साबित हुई। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। सिरगिट्टी इलाके में एक आयोजन को लेकर बवाल मच गया। शिव मंदिर परिसर के पास एक विशेष समुदाय के कार्यक्रम पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। ब्रह्मा विहार गणेश नगर पर इलाके में स्थित शिव मंदिर के पास एक विशेष समुदाय द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में लोगों को भोजन और उपहार दिए जाने की जानकारी सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मंदिर प्रांगण के भीतर भोजन कराए जाने से धार्मिक भावनाएं आहत होने की आशंका है और लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक गौरव धनकर और बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख राजीव शर्मा ने आपत्ति जताई। सूचना पर सिरगिट्टी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन नीति को एक और बड़ी सफलता मिली है। 84 लाख के इनामी 35 माओवादी कैडर हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट आए हैं। इसे पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन के तहत बदलाव की नई शुरुआत माना जा रहा है। राज्य शासन की शांति, संवाद और विकास पर आधारित नीति से प्रभावित होकर दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के 34 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 7 महिला और 27 पुरुष शामिल हैं, जिन पर कुल 84 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुनर्वास में शामिल कैडर DKSZC के साथ साथ तेलंगाना स्टेट कमेटी और
AOB डिवीजन से भी जुड़े रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीजापुर जिले में 1 जनवरी 2024 से अब तक 824 माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जबकि 1079 माओवादी गिरफ्तार और 220 अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। यह राज्य की प्रभावी नक्सल उन्मूलन नीति की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, किरीपू सेक्टर दंतेवाड़ा रेंज के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक बीजापुर के निर्देशन में DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा और CRPF के संयुक्त प्रयासों से यह आत्मसमर्पण संभव हुआ। मुख्यधारा में लौटे कैडरों ने भारतीय संविधान में आस्था जताते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प लिया है। पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक कैडर को 50,000 रुपए की तात्कालिक आर्थिक सहायता दी जाएगी और समाज में पुनर्स्थापना की विधिक प्रक्रिया जारी है। मैसिव ऑपरेशंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जो वैक्यूम एरिया है वहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश करके और जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ पर उनको मुख्यधारा से उनको शामिल कर रहे हैं और जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो वहाँ पर पहुँच पा रही हैं। वहाँ पर जैसे रोड है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो सब वहाँ पहुँच रही हैं और यही कारण है कि नक्सली सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है। परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जिए। पूना मार्गेम नीति उनके भविष्य को सुरक्षित और सम्मानजनक बना रही है। यह आत्मसमर्पण न सिर्फ नक्सल विचारधारा के कमजोर होने का संकेत है, बल्कि दक्षिण बस्तर में स्थायी शांति, विश्वास और विकास की मजबूत नींव भी रखता है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सीपत थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के टायर फटने से एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और सीधे सरपंच के घर के आंगन में जा घुसी। इस दौरान सामने से आ रही बाइक को कार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें सवार 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 9 बजे ये भीषण हादसा हुआ। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा लखराम निवासी युवक करण केवट और उनके छोटे भाई कौशल केवट बाइक से अपने रिश्तेदार के घर मटियारी जा रहे थे। इसी दौरान सीपत से बिलासपुर की ओर जा रही कार क्रमांक CG10BJ 9888 का अगला टायर अचानक फट गया। कार अनियंत्रित हो गई और सरपंच सतीश केसर के घर के आंगन में जा घुसी। इससे पहले अनियंत्रित कार ने सामने से आ रहे बाइक CG10A7136 को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। टायर फटे की वजह से गाड़ी ने ठोका से बाइक वाला मन कितनी ले आते रहे तरफ से आते बाइक वाला मन इतनी बेलतरा मोड़ से हाँ उनका हालत बहुत गंभीर है। क्या जी चोट है? दो जने चोट आए, जने के पैर टूट गए, जीप फट गए और उनका हॉस्पिटल भेजे जा चुके हैं। घटना की सूचना मिलते ही सीपत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया और वाहन को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सीपत में हुए इस हादसे ने तेज रफ्तार और वाहन की तकनीकी खामियों से होने वाले खतरों को उजागर किया है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रतनपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शव बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया, जिससे मृतक की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंद्रीय तुरकढ़ी ब्रिज के बीच बुधवार तड़के करीब 4 बजे की है। अज्ञात वाहन ने सड़क पर मौजूद करीब 35 से 40 वर्ष के एक युवक को कुचल दिया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही कोनी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। प्रारंभिक जांच में भारी वाहन से टक्कर की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि फरार वाहन और चालक की पहचान की जा सके।